हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो कल हमने पढ़ा था पादपों में पोषण की क्या क्या विधियां होती हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण की विधियां क्या होती हैं, यानी कि जो जंतु होते हैं वो किस तरह से पोषण करते हैं। तो जो पादप होते हैं वो अपना जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खुद बनाते हैं, इसलिए वो स्वपोषी होते हैं। अब जो जंतु हैं जो उन पर निर्भर करते हैं, उनमें पोषण कैसे होता है। तो जो जंतु होते हैं यानी कि हम जो प्राणी हैं वो सब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर करता है, वो पौधों पर ही निर्भर करता है। यानी कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पौधों को खाते हैं, जैसे सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं। कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो उन जानवरों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो जंतु होते हैं वो पौधों पर निर्भर करते हैं। तो पौधे एवं जंतु को खाने वाले दोनों को भी, ऐसे भी कुछ जंतु होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं, जिन्हें सर्वहारी बोलते हैं। नाउ मानव शरीर के लिए ये क्यों जरूरी है, जो पाचन है वो भोजन का जो पाचन है वो जरूरी क्यों है। तो सभी जीवों की वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार को ग्रहण करने की विधि और शरीर के इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। यानी कि पोषण क्या है, बेसिकली पदार्थों को ग्रहण करना, और उसके अंदर जब वो शरीर में चला जाता है तो उसको वो उपयोग कैसे करता है हमारा शरीर जो होता है, वो सब किस में सम्मिलित है, वो पोषण में सम्मिलित है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम पाचन बोलते हैं। अब जो जंतु होते हैं वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थ में क्या कर देते हैं, उसको विघटित कर देते हैं। सो ये जो प्रोसेस होता है परावर्तित करने का या टूटने का या विखंडन करने का, इसको हम पाचन बोलते हैं। नाउ खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां क्या क्या है, यानी कि जो खाद्य हम ग्रहण कर रहे हैं उनकी क्या क्या विधियां हो सकती हैं जंतुओं में। सो अगर हम बात करें मधुमक्खी और मरमर पक्षी यानी कि जो हमिंग बर्ड होता है, वो क्या करते हैं, पौधों से मकरंद चूसते हैं, यानी कि जो फूलों में जो रस होता है जिसको हम मकरंद बोलते हैं वो चूसते हैं। मानव और कुछ अन्य जो जंतु होते हैं वो शिशु का माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे जो सांप होते हैं वो इस वंश के जो सांप होते हैं वो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। सो हर एक जंतु में जो विधि है वो अंतर्ग्रहण की अलग अलग हो सकती है। अब जैसे स्टारफिश है, यानी कि तारा मछली जो होती है, वो क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार लेती है। अब इसमें क्या होता है, जो कवच का जो खोल होता है उसके अंदर जो जंतु होते हैं उनके कोमल भागों को ये खाती है। अमाशय वापस शरीर में अमाशय को बाहर निकालती है, उनके कोमल भाग खाती है, और वापस से अमाशय जो है वो शरीर के अंदर चला जाता है, जिससे वो धीरे धीरे उसे पचाती रहती है। तो हर जंतु में जो पाचन की क्रिया है वो अलग अलग हो सकती है। मानव में पाचन कैसे होता है, तो अगर हम बात करें मानव की, तो मानव में पूरी एक पाचन प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है। अब इसमें हमारा मुख जो है वो सबसे पहले हम जो भोजन है वो अपने मुख के जरिए अंदर लेते हैं, यानी कि उसका अंतर ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा जो भाग है वो मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है पाचन का। अब जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, यानी कि हमारे भोजन के लिए एक नली होती है जो हमारे मुख से लेकर, हमारे मुंह से लेकर के गुदा तक, जहाँ से हम भोजन का त्याग करते हैं वहां तक फैली रहती है। तो इस नली के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे पहला होता है मुख गुहिका, सेकंड है हमारा ग्रास नली या ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, वृद्धांत यानी कि बड़ी आंत, इसके अलावा मलद्वार और गुदा। तो ये सब हमारे भाग होते हैं पाचन नली के। इसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से हो जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबंध विभिन्न भित्तियां, जैसे कि अब इसके अलावा कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि लाला ग्रंथि यानी कि लार ग्रंथि जो होती है हमारे मुंह में, यकृत अग्नाशय रस स्त्रावित करती हैं। अब जो यकृत और अग्नाशय होता है उससे हमारे पाचन के लिए कुछ रस स्त्रावित होते हैं। जो पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। अब इनका यूज क्या है, जो जटिल पदार्थ हम खा रहे हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, उसको सरल पदार्थों में बदल देता है। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं। अब ये जो पूरी हमारी आहार नाल है और जो पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां होती हैं वो सब हमारी मिलकर के क्या बनाती है, पाचन तंत्र बनाती है हमारा। तो ये देखिए हमारा जो पाचन तंत्र है इस तरीके से हमारा दिखता है। तो
तो पहला ये है हमारा मुख गुहिका, जिससे हम भोजन जो है वो अपने अंदर लेते हैं मुंह में। यहीं पर एक लाला ग्रंथि यानी कि लार रस उत्पन्न करने वाली ग्रंथि होती है, जिससे लार निकलती है और जो भोजन है वो श्लेष्म में बनता है, यानी कि वो लचीला बनता है, जो हमारी जो ग्रसिका है उसमें नीचे की ओर चला जाता है, जिसकी वजह से अब ग्रसिका में संकुचन होता है और जो भोजन है वो नीचे जाता है। उसके अलावा जो अमाशय होता है, अमाशय में भोजन जाता है। अब अमाशय में यकृत और पित्ताशय से कुछ रस स्रावित होते हैं, जो रस जो है वो भोजन को पचाने में हेल्प करता है, और पचा हुआ जो भोजन है हमारा वो छोटी आंत में जाता है। उसके अलावा उसके बाद वो बड़ी आंत में जाता है और मलाशय में जाता है और गुदा के जरिए वो बाहर निकल आता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं। नाउ सबसे पहले है मुख गुहिका या मुख हमारा। सो भोजन का जो अंतर ग्रहण है, यानी कि हम सबसे पहले भोजन मुंह में ही लेते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। तो दांत जो हमारे होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो भोजन हमने खाया है उसे छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं। उसके बाद जो मसूड़े होते हैं उनके बीच ग्रत्तिका बनी रहती है, जिसमें वो धस जाते हैं। उसके बाद जो दांत होते हैं हमारे अंदर, जो हमारी दांत होते हैं वो उसको चबाने का काम करते हैं। तो हर दांत का जो काम है वो अलग अलग होता है। कुछ दांत हमारे ऐसे होते हैं जो कट करते हैं भोजन को। फिर जो आगे के दांत आपको दिख रहे होंगे ये हमारे भोजन को काटने का काम करते हैं, जिन्हें हम कृंतक बोलते हैं, इसीलिए नुकीले होते हैं। इसके अलावा रदनक हमारे जो खाना हमने खाया है उसको और छोटा करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अग्रचर्वक। तो ये आगे के जो दो दांत है हमारे वो अग्रचर्वक है। तो ये हमारे जो खाना है उसको पीसने में हेल्प करता है। लास्ट के जो हमारे ये दाढ़ जिनको हम बोलते हैं चर्वक, ये हमारे भोजन को बिल्कुल एक बारीक पेस्ट बना देती हैं। अब हमारे मुख में जो लाल ग्रंथि होती है, जो जिससे रस स्रावित होता है, जिसे हम लार बोलते हैं, वो उसका क्या यूज होता है, वो बेसिकली हमारे भोजन को श्लेष्म प्रदान करती है, यानी कि हमारा जो भोजन है वो लचीला बनता है, जिसकी वजह से वो ग्रसिका में चला जाता है। अब दांतों का क्षय होना या इसके अलावा जो दांत होते हैं हमारे, वो हमारे दो तरीके के दांत होते हैं। यानी कि पहले जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो तब हमारा आता है दूध के दांत। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं यानी कि 8 साल के बाद वो टूटने लगते हैं। उसके बाद हमारे जो स्थायी दांत हैं वो आ जाते हैं और ये हमारे उम्र भर रहते हैं, जबकि वृद्ध अवस्था में ये दांत जो है वो गिरने लगते हैं, पर वो दोबारा से नहीं आते। नेक्स्ट है मिठाइयाँ। सो मिठाइयाँ और दंत क्षय, यानी कि जब हम कुछ मीठा खाते हैं और उसके बाद हम पानी से कुल्ला नहीं करते हैं या ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे जो दांत हैं वो क्षय होने लगते हैं, क्योंकि जो भोजन है वो हमारे दांतों में फंस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है और हमारे जो दांत हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए ये है हमारा दंत क्षय। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट दांत है, एकदम सही। यहाँ पे जब खाना फंसता है तो ये जो फंसा हुआ खाना है वो धीरे धीरे यहाँ पर जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो दांत है वो खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें दिन में 2 बार क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और हमेशा खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। तो नेक्स्ट है जीभ हमारी। तो जीभ का हमारे पाचन तंत्र में क्या यूज है। तो हमारी जो जीभ होती है वो हमें स्वाद बताती है कि ये खाने का स्वाद नमका है, कड़वा है, मीठा है, क्योंकि इसके अंदर ये जो आपको दिख रही हैं ये वाहिकाएं, ये हमारी वाहिकाएं होती हैं जो स्वाद कलिकाएं इनको बोलते हैं, और ये स्वाद कलिकाएं ही हमें बताती हैं कि जो भोजन है वो उसका स्वाद कैसा है, और ये हमें निगलने में हेल्प करती है भोजन को। नेक्स्ट आता है भोजन नली या ग्रसिका। तो जो पिसा हुआ भोजन है अब वो कहाँ गया है, ग्रास नली या फिर ग्रसिका में चला जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति संकुचन से भोजन को नीचे और सरकाती है, यानी कि वो संकुचित होती रहती है। असल में पूरा हमारा जो आहार नाल है वो संकुचित होता रहता है और भोजन को धकेलता रहता है, जिससे जो भोजन है वो गति कर पाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी होता है जो भोजन है उसको हमारा जो अमाशय है वो स्वीकार नहीं करता और हमें वमन हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है और जो सारा भोजन है वो बाहर निकल जाता है। सो ये देखिए ये आहार नली है, ये संकुचित होकर के जो भोजन है इस भोजन को नीचे भेजती है और अमाशय में पहुंचा देती है। अब अमाशय, अमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना होती है, चपटा और यू की आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ये।
ये एक और ग्रसिका से खाद प्राप्त करता है, यानी कि ग्रसिका जो ग्रास नली थी उससे खाद इसमें गया, वहां पे जब वो पच जाता है तो वो छोटी आंत में चला जाता है। ये देखिए, ये हमारा अमाशय, ये दो द्वार होते हैं इसके, एक तो हमारा ग्रसिका से है जहाँ से भोजन आ रहा है, और एक ये द्वार होता है, ये हमारा जाता है छोटी आंत में, यानी कि जब भोजन पच जाता है अच्छे से तो वो छोटी आंत में भेज देता है इसे हमारा अमाशय। अब कभी-कभी जब हम जल्दी-जल्दी भोजन खाते हैं, तो ऐसा होता है कि हमें खाँसी उठती है, हिचकी आती है और हमें घुटन अनुभव होता है। यानी कि हमारा जो खाना खाया है हमने, उसका जो कण है कोई, वो हमारे श्वास नली में चला गया है। तो श्वास नली क्या करती है हमारी, वो जो ऑक्सीजन होती है, जो वायु होती है, उसे फेफड़ों तक पहुँचाती है। ये ग्रसिका के साथ-साथ चलती है, परंतु ग्रसिका में वायु एवं भोजन के मार्ग एक ही होते हैं। तो ग्रसिका में वायु और जो भोजन है, उसका मार्ग एक ही होता है। अब ये कैसे ऐसा होता है कि भोजन हमारा सिर्फ हमारा जो भोजन है वो आमाशय में कैसे जाता है? तो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से इस प्रकार रोका जा सकता है कि भोजन निगलते समय एक मांसल संरचना, वहाँ पे एक वाल्व होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वॉल्व है वो कहाँ पर ढक जाती है, जो श्वास नली है उस पर ढक जाती है और जो खाना है वो ग्रसिका में चला जाता है। ढक लेती है और भोजन को ग्रसिका या ग्रास नली में भेज देती है। तो संयोगवश यदि भोजन के कण, अगर कभी ऐसा होता है कि जो कण है वो हमारे श्वास नली में चले जाएं, तब हम घुटन का अनुभव करते हैं, हमें खांसी उठती है। ना अमाशय का जो आंतरिक स्तर है, श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि अमाशय के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, जो इसका स्राव करते रहते हैं। और इसका स्राव किस लिए होता है, जो उसमें भोजन है उसको वो क्या करता है, पचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो अम्ल है वो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जो भोजन के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करता है। साथ ही माध्यम को अम्लीय भी बनाता है, और जिससे पाचक रसों की क्रिया को करने में सहायता मिलती है। तो जो पाचक रस है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। अब आते हैं शुद्रांत, यानी कि छोटी आंत। तो छोटी आंत हमारी 7.5 मीटर लंबी होती है और कुंडलित होती है, ये ऐसे करके होती है। ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ स्राव होते हैं, यानी कि कुछ रस स्रावित होते हैं यकृत और अग्नाशय से जो छोटी आंत में जाते हैं, और ये खुद भी कुछ रस को स्रावित करती है। नाउ यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यकृत क्या होता है, गहरे लाल रंग की भूरी ग्रंथि होती है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी या फिर दक्षिण और अवस्थित रहती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत ग्रंथि होती है। ये पित्त रस को स्रावित करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यकृत हमारा बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी हमारे शरीर की, और क्या स्रावित करती है, पित्त रस स्रावित करती है। जो एक थैली नुमा जो यकृत होता है उसके अंदर एक थैली होती है, जिस थैली में ये जो पित्त रस है वो होता है, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। तो पित्त रस वसा के पाचन में, अब इस पित्त रस का क्या यूज है, हम जो वसा खा रहे होते हैं उसका पाचन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि ये उसे पचाने में हेल्प करती है। अग्नाशय क्या होता है, तो अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है, जो अमाशय के ठीक ठीक नीचे स्थित होती है। अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, अग्नाशिक रस उत्पन्न करती है। अब ये क्या स्रावित करती है, अग्नाशिक रस। अब इसका क्या यूज है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर ये क्रिया करता है, यानी कि उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, अब जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। अब जब ये भोजन जो है वो छोटी आंत में पहुंचा है, तो वहां पे जो रस निकला है वो भी उसे पचाती है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज को परावर्तित कर देते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नाउ ये जो अमाशय है इसकी कार्य प्रणाली की खोज कैसे हुई थी, तो सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति को गोली लगी थी, जो बुरी तरह घायल हो गया था। अब उसकी जो गोली है वो वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से अमाशय में एक छेद हो गया था। अब उनके जो डॉक्टर थे, ब्यूमॉन नामक अमेरिकी जो डॉक्टर थे, उन्होंने जब उनका इलाज किया तो उन्होंने देखा कि उनका जो अमाशय है उसमें छेद हो गया है। अब उन्होंने उसको अच्छे से बंद नहीं किया भली भांति, लेकिन उन्होंने इस पे पट्टी लगा दी थी, और उसी की वजह से इसके अलावा उन्हें उसमें झांकने का भी अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि उसमें छेद हो गया था। तो उन्होंने देखा कि कैसे अमाशय में जो भोजन है उसका मंथन हो रहा था। अमाशय हमारे भोजन का मंथन कर रहा था, यानी कि उसको पचा रहा था। इसकी भित्ति से सरल स्रावित हो रहा था, और इसकी जो भित्ति है वो सरल तरल जो है वो स्रावित कर रही थी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित कर रही थी, जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि अमाशय
छोटी आंत में तब खुलता है जब अमाशय में जो पाचन प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। ये देखिए, ये गोली लगी थी और यहाँ पर इनको छेद हो गया था, जिसकी वजह से अमाशय की जो कार्य प्रणाली है उसका पता चला था। नाउ क्षुद्रांत में अवशोषण। अब छोटी आंत अवशोषण कैसे करती है भोजन का? तो जो पचा हुआ भोजन छोटी आंत में आता है, छोटी आंत की जो भित्ति होती है उसमें रुधिर वाहिकाएं होती हैं। अब इसके अलावा उसमें दीर्घ रोम भी होते हैं, जो रसांकुर जिनको बोलते हैं। तो अवशोषण हुआ जो भोजन है वो क्या करती है, उससे जो रस है उसका अवशोषण कर लेती है भोजन का। अब वो जो भोजन अवशोषण करती है छोटी आंत हमारी, वो अवशोषित जो भोजन है उसको रुधिर वाहिकाओं के जरिए पूरे शरीर में भेज देती है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो भोजन का वह भाग जिसमें पाचन नहीं हो पाता वो या जिसका अवशोषण नहीं होता वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है। अब बड़ी आंत क्या होती है हमारी, 1.5 मीटर लंबी होती है, चौड़ी होती है और मोटी होती है ये आंत हमारी। इसका मेन कारण क्या है, जल और कुछ लवण जो हमारे जो अनपचा भोजन है जो बड़ी आंत में आया है, तो उससे कुछ जल और कुछ लवण का अवशोषण कर लेती है ये। अब जो अपचित पदार्थ है वो मलाशय में चला जाता है और अर्ध ठोस के रूप में उसमें रहता है और समय समय पर हमारी जो बॉडी है उसे बाहर निकाल देती है गुदा के जरिए। अब घास खाने वाले जंतु में पाचन कैसे होता है, तो जैसे भैंस है, गाय है, वो घास खाती है, तो उनमें क्या होता है, वो भोजन को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर, जिनमें जिसे हम रुमेन बोलते हैं, और उसके बाद उसका जुगाली करती रहती हैं। तो ऐसे भाग को जिसमें वो इकट्ठा करती हैं उसे हम बोलते हैं रुमेन। बाद में रूमिनेंट अमाशय के 4 भागों में बटा होता है और बाद में वो क्या करते हैं, उसको जुगाली करते हैं, खाने को बार बार अपने मुंह में लाती हैं, थोड़ा थोड़ा भाग जो खाना है वो मुंह में लाती हैं, उसको जुगाली करती रहती हैं, उसका पीसती रहती हैं उसको। ये देखिए, ये रोमेन है जिसमें भोजन इकट्ठा होता है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है इनकी। इसके अलावा यहाँ पर अंधनाल भी होती है और अमाशय होता है इनका, ये ग्रसिका होती है। तो ये पहले ये इकट्ठा कर लेते हैं भोजन, उसके बाद उसको धीरे धीरे चबाते रहते हैं मुंह में ला ला कर। नेक्स्ट है दस्त। दस्त क्या होता है, तो कभी कभी जो हमारा मल है वो जल रूपी आने लगता है और बार बार उसका निष्कासन जो है वो होने लगता है, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं दस्त। तो ये किस लिए होती है, ये अक्सर इसलिए होती है कि जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं उनमें कुछ जल या लवण की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ORS पीना चाहिए और कुछ दवाइयाँ भी लेना चाहिए। नेक्स्ट है ऐसे जंतु जो अपना भोजन इकट्ठा करते हैं और बाद में जुगाली के जरिए उसका पाचन करते हैं, वो रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज होती है, तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु या मानव सेल्यूलोज नहीं पचा पाते। नाउ रूमिनेंट में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। तो भोजन के सेल्यूलोज का पाचन वहीं पर होता है, जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है, यानी कि मनुष्य में वो नहीं होती है, जिसकी वजह से हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिनमें पाचन तंत्र नहीं होता है, या ना तो मुख होता है ना ही पाचन तंत्र होता है, तो उनमें कैसे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा में संभारण और पाचन कैसे होता है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है और बहुत छोटा जंतु होता है जिसे हम नहीं देख पाते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं उसको। तो अमीबा में एक कोशिका झिल्ली भी होती है, इसके अलावा गोल संरचना जो केंद्रक होता है उसके बीच में, और बुलबुले के समान धमनियां भी होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलती रहती है, एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालती है, जिन्हें हम कृत्रिम पाँव कहते हैं। तो इन्हें गति देने इसको गति देता है और भोजन पकड़ने में इसकी सहायता करता है। अमीबा के कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, भोजन का आभास होता है और खाद के चारों ओर ये अपने जो कृत्रिम पाँव है वो फैला देती है, और वो भोजन जो है वो खाद धमनी द्वारा वो फंसा लेती है उसमें और निगल लेती है। देखिए, ये है अमीबा। तो ये क्या करती है, ये ऐसे करके कृत्रिम पाँव बनाती है और भोजन को उसके अंदर अपने अंदर ले जाती है, और जब उसका पाचन हो जाता है तो उसी खाद धमनी द्वारा वो बाहर निकाल देती है। खाद धमनी में ही पाचक रस का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ की क्रिया उसको सरल पदार्थों में बदल देती है। तो पचा हुआ जो खाद्य पदार्थ है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अवशोषित जो पदार्थ है वो अमीबा की वृद्धि और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। बिना पचा भोजन जो है वो खाद्य धमनी द्वारा बाहर निकाल
भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, यानी कि हर प्राणी में जो भोजन की प्रक्रिया है, जो पाचन क्रिया है, वो सभी समान होती है सभी में। तो खाद्य पदार्थ का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना सभी में समान है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो हर प्राणी में जो भोजन की प्रक्रिया है वो समान रूप से चलती रहती है। नाउ क्या क्या इस चैप्टर में हमने मेन चीजें पढ़ी हैं वो देखते हैं। तो जंतु पोषण की आवश्यकता, भोजन अंतर्गन की विधियां एवं शरीर में उनका उपयोग सम्मिलित है। इसके अलावा आहार नाल तथा स्त्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अब आहार नाल में क्या क्या होती है, हमारी मुख गुहिका होती है, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत मलाशय में समाप्त हो जाती है। इसके अलावा गुदा होती है, उसमें पाचक रस स्रावित होते हैं, वाली मुख्य ग्रंथियां होती है, लाला ग्रंथि होती है, यकृत, अग्नाशय और अमाशय की भित्ति और छोटी आंत की भित्ति में पाचक रस स्रावित होते रहते हैं। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिससे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल है। नेक्स्ट है मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य रूप से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से, अग्नाशय की जो रस है वो स्रावित हो जाता है और छोटी आंत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की प्रक्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है वो मल के रूप में गुदा के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है गाय, भैंस और हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु में रोमांती या रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निकल लेते हैं। उसके बाद में जो भंडारित खाना है उसको वो धीरे धीरे मुख में ला करके उसका जुगाली करते हैं। अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्य धमनी में होता है। तो ये था हमारा चैप्टर 7।